आज का हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है 10+1 बायोलॉजी का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब हमने लास्ट लेक्चर में बेटा क्या पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये कहां पर बनता है? ये बनता है इन द एल्वोलाई। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये एल्वोलाई रहा और एल्वोलाई में ये इसके ऊपर है ब्लड की कैपिलरीज, पतली पतली ट्यूब्स, और इन ट्यूब्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर है हीमोग्लोबिन, एंड ये जो एल्वोलाई है हमने ब्रीथ इन करके अंदर क्या ले ली, ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल कंपाउंड। रिवर्सिबल कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग भी हो सकते हैं। तो ये बनता कहां पर है? इन द एल्वोलाई। और ये वापस टूटता कहां पर है? एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ऑक्सीजन चाहिए किसको? टिश्यूज को चाहिए ना, तो यहाँ पर टिश्यूज के लेवल पर ये जाकर टूट जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये सारे को हमने जो है एक ग्राफ की फॉर्म में इसको हमने प्लॉट करके देखा, तो हमारे पास जो ग्राफ आया दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमने क्या करा, प्लॉट करा। एक तरफ हमने करा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और एक तरफ हमने करा सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें मार्क कर लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ऐसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो हम जहां पर ये जो प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, इस ग्राफ में हमने क्या देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया लोगों के अंदर कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 30 है तो हम क्या कहेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो कितना सैचुरेटेड है? वो सैचुरेटेड है 50%। जब हमने ऑक्सीजन का प्रेशर कितना रखा, 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है? 50%। एक हीमोग्लोबिन के साथ बेटा 4 ऑक्सीजन जुड़ सकती हैं। अगर एक जुड़ी तो हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है? 25%। 2 जुड़ी तो कितना कहेंगे? 50%। 3 जुड़ी तो 75, और 4 जुड़ी तो 100%। लेकिन ये 100% कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब तक चौथा वाला जुड़ रहा होता है पहले वाला डिटैच होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आता कि 4 के 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हुए हो। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन का प्रेशर किसी को 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देते हैं तो उसके हीमोग्लोबिन के साथ लगभग 50% ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएंगी। मीन उसकी सैचुरेशन कितनी होगी? 50%। तो ये आ गया हमारे ग्राफ का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है कि अगर ये पार्शियल प्रेशर 40 हो तो ये सैचुरेशन कितनी हो जाएगी? 70%। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40, तो सैचुरेशन कितनी हो गई है? 70%। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि 100 नहीं हो सकती, अगर हम इसको 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी देते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारा तीसरा पॉइंट, 95% सैचुरेशन। 100% सैचुरेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाइए तो ये आपके पास आ गया एस शेप का कर्व। इसे हम बोलते हैं एस शेप और सिग्मोइड कर्व। दिस इज एस शेप और सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है सिग्मोइड कर्व,
ये किस हिसाब से आया है हमारे पास, ये तीनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो। फिर एक साइंटिस्ट थे बोहर। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा दे, किसी को ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देने लगे, तो ये ग्राफ जो है ये अपवर्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दें तो ये ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाएगा। दिस इज अपवर्ड्स एंड दिस इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमने कहना था बोहर का, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। और ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये राइट साइड पे कब शिफ्ट होगा, जब प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा ब्लड के अंदर और ऑक्सीजन कम होगी। और लेफ्ट साइड पे या नीचे की तरफ कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम और ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप 1 मिनट में कितना ब्रीथ करते हैं, 14 to 18 टाइम्स सांस लेते हो आप नॉर्मल कंडीशंस में, जब आप सो भी नहीं रहे और जब आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो 1 मिनट में 14 से 18 बार आप ब्रीथिंग करते हो। ठीक है, और ये जो ब्रीथिंग, तो 1 मिनट में हम कितनी ब्रीथिंग करते हैं, 14 to 18 टाइम्स। ठीक है, जब हम नॉर्मल हैं, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं, ये उस टाइम की हमारी ब्रीथिंग है। अब हर मिनट में हम इतनी बार ही लेंगे, इस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, जब हम भागते हैं दौड़ते हैं तो ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाता है, हम इससे ज्यादा बार सांस लेते हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। और अगर कोई हमें सफोकेट करने की कोशिश करे, नाक मुंह बंद कर दे, या खुद ही हम ऐसा एफर्ट करें नाक मुंह बंद कर दे, तो उस केस में जो है हम अपने आप ब्रीथिंग करने की कोशिश करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस पर्सन को। इसमें हमारे कौन जो है कंट्रोल कर रहा है इन सारी चीजों को। तो इसके लिए सारा कंट्रोल जो है किसके पास है, ब्रेन के पास है। ब्रेन हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और ये अच्छी बात है। अगर ब्रेन ना करता, अगर ये प्रोसेस इनवॉलेंटरी ना होता, इनवॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में जो नहीं हो, वॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, अगर ये प्रोसेस जो है अगर जो ये प्रोसेस है ये सो अगर ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस नहीं होता तो हम लोग सांस लेना भी भूल जाते, अगर हम बिजी होते तो हम सोचते कि अब सांस नहीं लेते, थोड़ी देर बाद लेंगे, और लोग इसी कारण से मर भी जाते। इसलिए ब्रीथिंग को ब्रेन में अपने कंट्रोल में रखा है एंड इट इज एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस। इसको कंट्रोल करते हैं ब्रेन का पार्ट डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और कुछ नहीं है बेटा, ये है ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी नॉर्मल रिदम को। नॉर्मल रिदम, नॉर्मल रिदम मीन्स हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेंगे, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ब्रेन का डिसाइड करता है। दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, बहुत ज्यादा भाग रहे हो दौड़ रहे हो, उस टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट जो है वो कंट्रोल करेगा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और तीसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जब आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है, किसी भी कारण से आपने नाक बंद कर ली, किसी ने बंद कर दिया, तो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं
कीमो रिसेप्टर्स, ये कीमो रिसेप्टर्स केमिकल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कर लेते हैं और जाके ब्रेन के पार्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर को जाकर इन्फॉर्म करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई है, अब ऑक्सीजन को इन करने के लिए भाई इनहेल करो, अब ऑक्सीजन को इन करने के लिए इनहेल करो। ठीक है, तो ये होता है काम न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ठीक है, ये हो गया रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और आज का लास्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या बीमारियां होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड? सबसे पहली बीमारी है ब्रोंकाइटिस। जिस भी ऑर्गन के नाम के पीछे आइटिस लग जाए मींस क्या है, उसकी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स की, कौन कौन से ब्रोंक्यूल्स से हमने बनाए थे ना, ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी ट्यूब्स में, ये ट्यूब्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स। तो अगर इनमें कोई बैक्टीरिया वायरस की इन्फेक्शन हो जाए दैट इज ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसको बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट इसमें हम क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। ऐसी दवाइयां होती हैं जो वो पंप लेते हैं मुझसे, वो डायरेक्टली जो है ब्रोंक्यूल्स में जाती हैं और ये जो सिकुड़े पड़े ब्रोंक्यूल्स हैं इनको थोड़ा सा फैला देती है। अब अंदर की जगह बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर की जा सकती है। ठीक है, कई लोगों को सीजनल, जैसे जब भी मौसम बदलता है तो कहते हैं छाती में इन्फेक्शन हो जाती है, दैट इज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। दूसरा जो डिसऑर्डर है दैट इज अस्थमा। ये सब ने सुना होगा, अस्थमा बेटा इन्फेक्शन से नहीं होता, अस्थमा होता है एलर्जी से। किसी को डस्ट से, किसी को इंसेक्ट से, किसी को डॉग या कैट के बाल से, इन चीजों से अस्थमा नाम की डिजीज हो जाती है। अगेन इसमें ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इसमें भी ट्रीटमेंट क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर्स। पंप से दवाई लेते हैं, सीधा लंग्स के ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचती है, ब्रोंक्यूल्स फैल जाते हैं और इजीली ब्रीथिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बेटा डिजीज क्या होती है कि जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं या जिनके अंदर इनडायरेक्टली भी सिगरेट की स्मोक जाती है, तो सिगरेट की स्मोक में एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है निकोटीन। जो ये निकोटीन है ये जाकर हमारे एल्वेलाई में जम जाता है। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ एल्वेलाई, और ये एल्वेलाई की वॉल पे ये सारा निकोटीन जो है वो डिपॉजिट हो गया। अब इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक बलून है, आप उसको नॉर्मली उसको फुलाओ, जितना फूलेगा मैक्सिमम कर सकता है फूल जाएगा, इलास्टिसिटी है उसके अंदर। अब बैलून की अंदर वाली साइड पर आप जो है पेंट कर दो, तो पेंट करने से क्या होगा कि जो बैलून है वो उतना नहीं फूलेगा, उसकी जो वॉल्स हैं वो उतनी इलास्टिक नहीं रहेंगी। तो वॉल्स की जो इलास्टिसिटी है उसका कम हो जाना, क्योंकि निकोटीन अंदर जम गया है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एम्फाइसीमिया। अब जो सिगरेट स्मोक करते हैं इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से ठीक नहीं कर सकते। इसमें क्या करेंगे, अगेन वही पंप्स, ब्रोंको डायलेटर्स ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट जो डिजीज है दैट इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स में है सिलिकोसिस। सिलिका जो डस्ट है वो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाए तो उसकी वजह से भी सेम यही कंडीशन होती है। तो जो लोग शीशा बनाने का और ऐसा कोई काम कर रहे हैं वहां पर सिलिका डस्ट प्रेजेंट होती है। ऐसी ही डिजीज है एस्बेस्टोसिस, जैसे आटे की चक्की में थोड़ा थोड़ा सा वो पीसेस उड़ते रहते हैं और वो सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर जाते रहते हैं,
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में परमानेंटली ये सारी चीजें जम जाती हैं और उस पर्सन को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। अब इसमें भी ट्रीटमेंट तो वही है, ब्रोंकोडायलेटर्स, लेकिन कुछ हम प्रिकॉशंस भी कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे जो ऐसी जगह पे लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपना डॉक्टर से एवरी मंथ। इसके अलावा उनको प्रॉपर आईज में जो है गॉगल्स डाल के रखनी चाहिए, मास्क डाल के रखना चाहिए, ताकि वो डस्ट जो है वो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं आए। और उनको 15 डेज में एक बार जो है ऑफ जरूर लेना चाहिए, ताकि लंग्स को जो है वो रेस्ट मिल पाए। ठीक है, तो ये हो गई सारी डिजीजेस। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने करी ब्रोंकाइटिस, देन अस्थमा, उसके बाद हमने किया नेक्स्ट एम्फाइसीमा, और फिर हमने किए ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। एक टॉपिक आपका बच गया जो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।